स्टूडेंट, कल हमारा 9 टॉपिक चल रहा था जो कि हमने स्टार्ट करा दिया था और थोड़ा सा हमारा रह गया था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा हिंदी पेडागोजी का आखिरी टॉपिक रहेगा जो कि 9 टॉपिक है, उपचारात्मक शिक्षण। तो आइए देखते हैं हमने कहाँ से छोड़ा था। और मैंने बताया था उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, तो वो मैंने कल बता ही दिया था आपको। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है ये मैंने बताया था कि जो भी शिक्षा से या शिक्षण से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं मतलब दोष को या जो बाधाओं को पहले पता किया जाता है और फिर उन दोषों को या कठिनाइयों को दूर किया जाता है। उन विधियों जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है इन कमियों को दूर करने के लिए या कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो ये मैंने कल बताया था। आइए देखते हैं कल हमारा कहाँ से छूटा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। उपचारात्मक प्रक्रियाएं ये क्या होती हैं? बालक की कमजोरियों का निदान हो जाने के बाद उन कमियों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। बालक की कमजोरियों एवं त्रुटियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है जिसमें उसकी कमियों एवं कारणों का ब्यौरा रहता है, साथ ही उन कारणों को दूर करने के उपाय का भी विवरण रहता है। देखिए, उपचारात्मक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या होता है। पहले बालक की कमजोरियों को या समस्याओं को या बाधाओं को देखा जाता है कि क्या उसे बाधा उत्पन्न हो रही है शिक्षण में या शिक्षा में, या क्या उसकी कमजोरी है उसे देखा जाता है। उसके बाद उनका निदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करते समय अध्यापक को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, उपचारात्मक प्रक्रिया क्या होती है और उसके बाद उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को। ठीक है, पहली है बुद्धिमान बालकों को की गलत आदतों को छुड़ाने में समय लग सकता है, अतः अध्यापक धैर्य से काम ले। यदि उपचारात्मक कार्य में सफलता ना मिले तब कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल देना चाहिए। प्रत्येक छात्र की प्रगति का ग्राफ एवं चार्ट होना चाहिए। जो बालक प्रगति कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। कार्य में सजीवता लाने के लिए आकर्षक सहायक सामग्री एवं प्रभावी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। छात्र जिस विषय में कमजोर है उससे संबंधित साहित्य एवं पत्रिकाएं उन्हें पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। अब इन त्रुटियों की रोकथाम के उपाय क्या हैं, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि इनके रोकथाम के उपाय क्या है। तो ये है, यदि हम चाहते हैं कि छात्र विषय को सीखने में भविष्य में बिल्कुल भी गलती ना करे तो हमें उसके स्कूली तथा घरेलू वातावरण में ऐसे परिवर्तन करने चाहिए ताकि उसकी समायोजन की समस्या का स्थायी हल निकल सके। इसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं। ये देखिए, पहली है, इसमें आया आवश्यक नहीं। ठीक है, विद्यालय के वातावरण में सुधार। ये सेंटेंस कुछ अजीब लग रहा है। पाठ्यक्रम में संशोधन, परीक्षा पद्धति में सुधार, अभियोग्यता परीक्षा का उचित निर्माण। उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण शब्द नया हो सकता है किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कठिनाइयां ना आती हों। पुराने समय से ही अध्यापक छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयां दूर करते आए हैं और उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं। देखिए, ये उपचारात्मक शिक्षण जो है आपको लग रहा होगा नया है, लेकिन नहीं, ये हर क्षेत्र में परेशानियां होती हैं और उनका निदान ढूंढा जाता है। ऐसे ही शिक्षण क्षेत्र में भी पुराने समय से ही बच्चों के सामने, छात्रों के सामने कोई ना कोई परेशानी आती है और उसका निदान एक शिक्षक को करना पड़ता है और करते चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आज उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने
करके उसे उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण शब्द ये चिकित्सा यानी कि चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। उपचार यानी कि इलाज करना, ठीक है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। और ये मैंने पहले भी बताया कि जैसे एक डॉक्टर तरह तरह के उपकरण के द्वारा बीमारी का पता लगाता है, उसके बाद इलाज करता है, ऐसे ही शिक्षक भी छात्र की जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके बारे में या गलतियों के बारे में उन्हें ढूंढता है पहले, उसके बाद उनका निदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके? वाचन, लेखन, उच्चारण और अंकगणित। 4 क्षेत्र हैं उपचारात्मक शिक्षण के: वाचन, लेखन, उच्चारण और अंकगणित। आगे देखते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम। अब इसके परिणाम क्या हैं? इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के क्या परिणाम हैं। चिकित्सा शास्त्र में जैसे चिकित्सा का परिणाम रोगी को रोग से मुक्त करके पूरी तरह स्वस्थ करना है, इसी तरह निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी छात्र स्वयं अनुभव करता है कि उसके ज्ञान, कुशलता, दृष्टिकोण आदि में परिवर्तन हो गया है तथा साथ ही निम्न परिणामों को महसूस करता है। देखिए, जैसे एक रोगी है, वो उसका इलाज किया जाता है, पहले उसकी बीमारी का पता लगाया जाता है, उसके बाद डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज किया जाता है और उसे रोग से मुक्त किया जाता है, उसका रोग ठीक हो जाता है। ऐसे ही छात्र का भी उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है और उसके बाद वो क्या महसूस करता है? उसके बाद ये महसूस करता है कि छात्र सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है। देखिए, बहुत से बच्चे अपने आसपास के छात्रों के साथ, सहपाठी के साथ या आसपास के माहौल के साथ समायोजन नहीं कर पाते, लेकिन जब उनका समाधान कर दिया जाता है, निदान कर दिया जाता है उनकी समस्या का, तो वो समायोजन करने में सक्षम हो जाते हैं। उसने अपनी विशिष्ट कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह अपने मानसिक एवं संवेगात्मक संघर्षों से मुक्त हो गया है। अब वह स्पष्ट रूप से चिंतन कर सकता है, वह अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है, उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो जाती है, उसे अपनी उपलब्धियों में संतोष की प्राप्ति होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ सकता है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के क्या परिणाम हैं। देखिए, उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार, तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये दिए हुए हैं: स्वरलोप, स्वर भक्ति, स्वरागम, री का अशुद्ध उच्चारण, ई उ का, ई उ के साथ भ्रम। ठीक है, एक मिनट पास से देखते हैं इसे। ना और रा का भ्रम, छा और छा का झमेला, शा सा का भ्रम, ये इस तरह से ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको ही देखने पड़ेंगे तभी कुछ होगा। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, वो आप देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा जब आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो, और आप लोग जानते ही होंगे ये चीज़ें। आगे देखते हैं, आज ये टॉपिक हम कैसे भी ख़त्म करेंगे। शुद्ध उच्चारण वाले लोगों का साथ। बालक में अनुकरण की अपूर्व क्षमता होती है। वह अनुकरण के माध्यम से कठिन तथ्य समझ लेता है। अगर उसे शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों, विद्वानों आदि के साथ रखा जाए तो उसमें उच्चारण दोष का भय नहीं रहता। उसका उच्चारण रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से इसी पद्धति पर सुधारा जा सकता है। देखिए, हमारे साथ अगर ऐसे लोग होंगे कि जो बिल्कुल भाषा एकदम शुद्ध यूज़ करते होंगे, कुछ भी गलती नहीं करते होंगे, तो हम भी वैसा ही बोलेंगे। पुस्तकों के शुद्ध वाचन। पाठ पर बल। उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण के लिए पुस्तकों का शुद्ध वाचन आवश्यक है। पहले अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करें, इसके उपरांत वह छात्रों से शुद्ध वाचन कराएं। वाचन में सावधानी रखें तथा अशुद्धियों का सम्यक निवारण करें। देखिए, मैंने आपको बताया था आदर्श वाचन क्या होता है, और आदर्श वाचन वो होता है जो टीचर बच्चों के सामने पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों से पढ़ाया जाता है।
आइए आगे देखते हैं। उच्चारण प्रतियोगिताएं। कक्षा शिक्षण में मुख्यतः भाषा के कालांश में उच्चारण की प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। कठिन शब्द श्यामपट्ट पर लिखकर उनका उच्चारण करना चाहिए। सर्वथा शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए। देखिए, जब हम बच्चों से कुछ बुलवाते हैं और अगर वो सही बोलते हैं तो उसका हमें उन्हें इनाम देना चाहिए या उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से उन्हें। वो दोबारा से जवाब देने की सोचते हैं और दोबारा से अच्छी तरह उसे पढ़ने की सोचते हैं बच्चे। भाषा एवं संवाद प्रतियोगिताएं। भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताओं से उच्चारण शुद्ध होते हैं। निर्णायक मंडल को पुरस्कार देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को ही पुरस्कार या प्रोत्साहन मिले। नागरी ध्वनि तत्व को समझाना। अध्यापक को ध्वनि तत्वों का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे बालकों को वर्णमाला के स्वर व्यंजन से लेकर कठिन उच्चारणों की शिक्षा विधिवत देनी चाहिए ताकि उनका उच्चारण सुधर जाए। उसे अर्ध स्वरों एवं अर्ध व्यंजनों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त ध्वनियों आदि का विशेष ध्यान रखकर उच्चारण सीखना चाहिए। ठीक है, समझाने लायक है नहीं? चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान कराना। बालकों को यह बताना अनिवार्य है कि ध्वनियाँ कैसे बनती हैं। ध्वनियों के उच्चारण में जीभ, ओष्ठ, कंठ, काकली आदि का क्या योगदान है। अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। इन तथ्यों को उसे उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखिए, मैंने अल्पप्राण और महाप्राण आपको पहले बताए हैं। अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। जिसमें मुंह से कम वायु निकलती है और कम जोर के साथ जो बोले जाते हैं उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। और जो शब्द जिन्हें ज़्यादा जोर देके और मुंह से ज़्यादा वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। आगे भी समझाऊंगी मैं। अभी मैंने शॉर्ट में बता दी वैसे। चलिए, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण की अच्छी शिक्षा दिए बिना छात्रों का उच्चारण दोष कदापि दूर नहीं किया जा सकता। बालकों को वही अध्यापक इनका स्पष्ट विवरण दे सकता है जिसे स्वयं इनके बारे में 100% जानकारी हो। इनकी शिक्षा बालकों 12-13 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक देनी चाहिए। इसके उपरांत उनमें उच्चारण संबंधी दोष नहीं आ पाएगा। देखिए, तभी तो कोई शिक्षक ये शिक्षा दे सकता है जब उसे पूरी जानकारी होगी। ऐसे तो नहीं कि आता नहीं हो तो वो कैसे बता देगा। और ये शिक्षा 12-13 साल से 18 वर्ष की आयु तक देनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। हिंदी की कतिपय विशेष ध्वनियों का अभ्यास। प्रायः हिंदी भाषा में सा और शा एवं सा, ना एवं ड़ा, इसे ना का भी साउंड आती है इसमें। वा तथा वा, ड, तथा ड़, छ, छा आदि का उच्चारण दोष बालकों में पाया जाता है। जैसे विकास का उच्चारण विकास, महान का उच्चारण महान, वन का उच्चारण वन आदि। अध्यापक को इस संदर्भ में विशेष जागरूक रहना चाहिए और इस संदर्भ में भूल होते ही निराकरण कर देना चाहिए। बल, विराम तथा सस्वर पाठ का अभ्यास। अक्षरों या शब्दों का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है, वरन पूरे वाक्य को उचित बल, विराम तथा सस्वर वाचन के आधार पर पढ़ने का अभ्यास डालना भी आवश्यक है। शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ने से अर्थ भेद एवं भाव भेद का ज्ञान होता है। विराम के माध्यम से लय, प्रभाव एवं गति का पता चलता है। इसीलिए इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इससे उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण भी होता है। देखिए, अब ये पढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ रुकना है वहाँ रुक नहीं रहे, जहाँ विराम है वहाँ विराम का यूज़ नहीं हो रहा, तो ये फिर पढ़ना सही तरीका नहीं है। छात्रों को इन सब से अवगत कराना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि पूर्ण विराम का मतलब है रुकना, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें चलना है, वो चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए। आगे देखते हैं।
विश्लेषण विधि का प्रयोग। विश्लेषण विधि का प्रयोग कैसे होता है? कठिन एवं बड़े बड़े शब्दों व ध्वनियों के उच्चारण में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाए। इससे अशुद्ध उच्चारण की संभावना कम हो जाती है। पूरे शब्दों को अक्षरों में विभक्त करने से संयुक्ताक्षरों व कठिन शब्दों को सहज एवं सहज ग्राह्य बनाया जा सकता है। जैसे सम्मिलित शब्द को सम्मिलित, मतलब सम धन मी धन ली धन त, यानी उत्तम शब्द को उत और उत धन ता धन मा आदि आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुकरण विधि का प्रयोग। उच्चारण का सुधार अनुकरण विधि से किया जा सकता है। अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण स्वर पहले करें तथा पुनः कक्षा के बालकों को उसका अनुकरण करने को कहें। अनुकरणशील बालकों के हाव भाव, जीव संचालन, जिह्वा बोलते हैं इसे, मुखावलय तथा स्वरों के उतार चढ़ाव का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। सॉरी, मैं अपने मन से थोड़ा सा पढ़ जाती हूँ, ताकि उच्चारण में प्रत्याशित सुधार लाया जा सके। देखिए, अनुकरण विधि क्या है? जो शिक्षक पढ़ रहा है वही छात्रों से दोबारा पढ़वाना, उसे अनुकरण करना कहते हैं। ठीक है, आगे है मानसिक संतुलन एवं प्रयास हेतु। जो छात्र भय व संकोच के कारण अशुद्ध उच्चारण करने लगे उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि उनमें आत्मविश्वास का भाव जगे और उनका मानसिक संतुलन बना रहे। ऐसे छात्रों को प्रेरणा एवं सहानुभूति चाहिए। उनकी भूलों पर बिगड़ने या डांटने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि से क्रमशः धीरे धीरे उनका उच्चारण सुधरने लगेगा। सभी विषयों के शिक्षण में उच्चारण पर ध्यान देना केवल भाषा शिक्षक का ही कार्य नहीं है। सभी विषयों के शिक्षण में उच्चारण पर अगर ध्यान दिया जाए तो उच्चारण में सुधार शीघ्रता से होगा। प्रायः यह कार्य भाषा के अध्यापक का ही नहीं माना जाता, जो एक भूल है। सभी विषयों के अध्यापकों को इस पहलू पर बल देना चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर भाषा में उनकी कोई कमी है, दोष है, तो वो केवल हिंदी का शिक्षक ही देखे, ऐसा नहीं है। सारे ही शिक्षकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उनकी अशुद्धियों को सुधारना चाहिए। वैयक्तिक एवं सामूहिक विधि का प्रयोग। उच्चारण सुधार के लिए दोनों ही विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। बालक विशेष के उच्चारण संबंधी दोष के परिष्कृत के लिए वैयक्तिक विधि उपयोगी है। जब कक्षा के अधिक छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में सामूहिक विधि द्वारा निराकरण किया जाना चाहिए। जैसे स्कूल कहने की आदत का परिष्कार, स्त्री कहने की आदत का परिष्कार। देखिए, वैयक्तिक विधि क्या है और सामूहिक विधि का प्रयोग, मतलब यही है कि बच्चे, अगर सारे ही बच्चे के भाषा में दोष है उच्चारण संबंधी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें वैयक्तिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। सामूहिक विधि के द्वारा भी हम उनकी इस कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। स्वराघात पर बल। कब किस शब्द पर बल देना है, इसका उच्चारण में बड़ा महत्व है। यह भाव भेद एवं अर्थभेद की जानकारी कराता है। इसीलिए उच्चारण में स्वराघात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वराघात का अभ्यास वाचन के समय संवाद, नाटक, सस्वर वाचन व भावानुकूल वाचन के रूप में कराया जा सकता है। स्वर के उतार चढ़ाव पर ध्यान देने से स्वराघात का अभ्यास हो जाता है। ध्वनियों का वर्गीकरण। ये शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं कि स्वराघात पर बल क्या है। ठीक है, ये इस तरह से बन सकते हैं कि वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत एवं सामूहिक विधि का प्रयोग क्या है। ये वैयक्तिक या व्यक्तिगत एक ही बात होती है। आगे देखते हैं। ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ध्वनियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 4 प्रकार से किया गया है। तो इसमें कौन कौन से नाम हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण की प्रकृति के आधार पर और उच्चारण स्थल के आधार पर। तो ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या है?
इस आधार पर सभी वर्ण श्वास तथा नाद तथा अल्प प्राण एवं महाप्राण में विभक्त हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या है? इस आधार पर सभी वर्ण श्वास तथा नाद तथा अल्प प्राण एवं महाप्राण में विभक्त हैं, बटे हुए हैं। आंतरिक प्रयत्न के आधार पर इस आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत एवं अर्ध विव्रत के रूप में ध्वनियां विभक्त होती हैं। उच्चारण प्रकृति के आधार पर उच्चारण की प्रकृति के आधार पर स्वर, ह्रस्व, दीर्घ में तथा अन्य वर्ण स्पर्श, पार्श्विक, अनुनासिक, ऊष्म, अंतस्थ, लुंठित एवं उत्क्षिप्त स्वरूप में विभक्त हैं। ठीक है, ये आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। उच्चारण स्थल के आधार पर ये आप अभी मैं हिंदी ग्रामर जब आपको कराऊंगी तो ये एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी। अभी इसमें इतनी ज़रूरी नहीं है, बस आप ये लोग शॉर्ट में देख लीजिएगा कि क्या हो सकता है। इनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी ग्रामर के पेपर में। उच्चारण स्थल के आधार पर इस आधार पर वर्ण कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ एवं वर्ष के रूप में विभक्त है। नाम ही इतने कठिन होते हैं ना कि नॉर्मली बोले नहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करेंगे तो बोल लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, उच्चारण संबंधी दोषों के निराकरण में सहायक ध्वनि यंत्र एवं दृश्य श्रव्य उपकरण। एक्चुअली क्या है, मुझे ये कैमरे में देखना पड़ता है, तो कैमरे में थोड़ा सा देखने में दिक्कत आती है, और एक किताब में से आप पढ़ रहे हो तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। कैमरे में कैमरा हिलता है बार बार। चलिए देखते हैं आगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। ध्वनि यंत्रों का चित्र, सिर एवं ग्रीवा का मॉडल जिसमें उच्चारण स्थल दर्शाए गए हों। दर्पण जिसमें उच्चारण करते समय बालक अपने उच्चारण स्थल देख सके। ग्रामोफोन शुद्ध उच्चारण के लिए। लिंग्वाफोन शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के लिए। टेप रिकॉर्डर कठिन उच्चारणों के आदर्श उच्चारण के अभ्यास के लिए। कायमोग्राफ अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्श, संघर्षों की मात्रा आदि की शिक्षा के लिए यह उपकरण बड़ा ही उपादेय है। कृत्रिम तालु ध्वनियों के शुद्ध एवं सटीक उच्चारण के लिए यह उपकरण जीभ के ऊपर तालु पर रखा जाता है। एक्सरे स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की सही स्थिति का पता एक्सरे के माध्यम से लगाया जा सकता है। लैरिंगोस्कोप स्वर तंत्रियों की गतिविधियों के अध्ययन में इस यंत्र की उपयोगिता जगत विख्यात है। अन्य उपयोगी यंत्र इंद्रिस्कोप, ऑटोफोनोस्कोप, नेमोग्राफ, फ्लास्क, स्टेथोग्राफ आदि उपकरण विदेशों में उच्चारण संबंधी सुधार के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये सारे आपको वो पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है इनमें और क्यों होता है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे आप देख लीजिएगा, ये नाम याद कर लीजिएगा और इनसे मिलती जुलती ये चीज़ें। ठीक है, ये हमारा आज हिंदी पेडागोजी फिनिश हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम क्या स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसे हिंदी पेडागोजी को अच्छे से याद करिए। इसमें से क्वेश्चन आते हैं और वो थोड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं। बाकी तो और सब्जेक्ट में तो क्या होता है कि एक बिल्कुल आंसर सटीक होता है, उसमें आप ना कोई लॉजिक लगा सकते ना उसमें सोच सकते, उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं और सारे आंसर ऐसे होंगे कि कंफ्यूज करने वाले। और सब्जेक्ट में आपको पता चलेगा कि इसका आंसर हमें समझ ही नहीं आ रहा और हो ही नहीं सकते। लेकिन इसमें तो ये होगा कि तुक्का भी सही नहीं बैठता है, इसीलिए इसे आप अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से देख लीजिए जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तैयारी कीजिए अच्छे से। और कोई भी अगर चीज़ समझ ना आए तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।